नमस्कार, नमस्ते भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं शिरीन और जिया शर्मा। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और आज बात कर लेते हैं 13 राज्यों में होने वाले 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों की काउंटिंग की। चुनाव मतलब एबीपी न्यूज, और इस काउंटिंग के सबसे तेज नतीजे आपको सिर्फ एबीपी न्यूज पर ही दिखेंगे। तो हम लगातार आपको अपडेट देंगे। मेरे दाएं और बाईं तरफ जो आप टैली देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लोकसभा और विधानसभा की सीटवार आपको नतीजे और रुझान दिखाते रहेंगे। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों के 3 लोकसभा चुनाव हैं 3 राज्यों में, और इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों के रुझानों नतीजे आने हैं। हर राज्य के हिसाब से विधानसभा सीटों के नतीजे और रुझान हम आपको दिखाते रहेंगे। आंध्र प्रदेश में 1 सीट पर होना है उपचुनाव। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। 2 सीटें बीजेपी के विधायकों के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई है। महाराष्ट्र में 1 सीट पर विधानसभा चुनाव है, जबकि मेघालय में 3 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव है। मिजोरम में भी 1 सीट पर उपचुनाव होना है। तेलंगाना में भी हजूराबाद सीट, 1 ही सीट पर उपचुनाव होना है। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको हम दे दें, मतगणना शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे कर रुझान भी सामने आने लगेंगे और आपको अपडेट हम देते रहेंगे कि आखिर कहां से कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है, कौन पीछे छूट गया है। और लगातार आपको हम दिखा रहे हैं उपचुनाव 2021 विधानसभा की कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर पहले मतदान हुआ और अब आज मतगणना शुरू हो चुकी है। मनोज्ञा और सचिन हमारे साथ जुड़ गए। आइए सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल की जो सीट है उस पर लगातार अपडेट्स हमको दे रही हैं मनोज्ञा लोईवार, उनके पास लिए चलते हैं। मनोज्ञा, अभी क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं, क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, और इस बार मुकाबला हो सकता है 2021 के मई के रुझान की तरह ना हो, लेकिन उससे कम भी नहीं होगा, क्योंकि 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई है। खर्दा विधानसभा सीट से, जहां पर वर्तमान के खुद मंत्री इस समय चुनाव लड़ रहे हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय, और उनके खिलाफ हैं बीजेपी के भी उम्मीदवार। लेकिन बाकी सारी सीटों पर भी इस बार चुनाव दिलचस्प होगा। देखिए, आज अभी काउंटिंग शुरू हो गई है खर्दा और बाकी सारे इलाकों में भी, लेकिन इस बार तस्वीरें बहुत सारे मुद्दों से अलग हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव के बाद, भवानीपुर के जीत के बाद, अब ये चुनाव वैसे तो केक वॉक माना जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के लिए, लेकिन बार बार एक ही बात कह रही है टीएमसी कि इस बार क्या मार्जिन पहले से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर 28,000 सीट वोट का मार्जिन था पिछली बार खर्दा में और भवानीपुर में भी, जहां से शोभन देव चट्टोपाध्याय थे, तो बाकी सारी सीटों पर भी, यानी कि जंगीपुर और बाकी सीटों पर भी इस बार देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से मतदान के रुझान आज सारे दिन, क्योंकि हम आपको एबीपी न्यूज पर रखेंगे आगे, और मिजोरम और मेघालय की सीटों के बारे में भी बताएंगे जहां मतगणना शुरू हो चुकी है। ठीक है, आप रहिए मनोज्ञा हमारे साथ। हम अब सीधे रुक कर लेते हैं मंडी से। सचिन कुमार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सचिन, अपडेट भी दीजिएगा। शुरू हो चुकी है यहाँ पर मतगणना, और साथ ही देखिए, ये तो प्रतिष्ठा का सवाल कांग्रेस के लिए हो जाएगा, क्योंकि एक परिवार की यहाँ पर बात है। क्या कुछ फिलहाल आपको नजर आ रहा है? जी देखिए, इस चुनाव की जो बाईपोल मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट का हो रहा है, इसकी अहमियत हमें समझनी है कि 2019 में बेशक बीजेपी ने ये जो मंडी लोकसभा सीट थी, ये 4 लाख वोटों से ज्यादा के मार्जिन से जो है जीती थी, मगर इस बार जो है मुकाबला बिल्कुल कांटे का है, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रतिभा सिंह खड़ी हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह, जो हिमाचल के जो है सबसे बड़े कदावर नेता थे वीरभद्र सिंह, और दूसरी तरफ ये मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट जो है, जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, उनकी असेंबली सेगमेंट भी इसी मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट में है, सराज जो है। तो जयराम ठाकुर ने इस पार्लियामेंट्री चुनाव में पूरा जोर जो है लगा दिया था। बेशक 3 सीटों पर हिमाचल में जो है विधानसभा उपचुनाव भी हो रहे हैं, पर मुकाबला जो है यहाँ है, और कंसंट्रेशन जो है यही थी सारी नेताओं की, क्योंकि ये सीट जो है अब प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए, और खासकर वीरभद्र सिंह जो जिनके देहांत अभी हुआ था, उसके बाद अब प्रतिभा सिंह को जो है यहाँ कैंडिडेट बनाया गया है। तो दोनों के लिए जो है, कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए, ये जो है इस बार प्रतिष्ठा का सवाल जो है, ये मंडी सेगमेंट जो है बाई इलेक्शन जो है बना हुआ है, और दोनों पार्टियों ने ही यहाँ जो है ताकत जो है पूरी झोंकी थी इस बाई इलेक्शन में। रुझान अभी आना शुरू होंगे, 8 बजे काउंटिंग जो है शुरू हुई है, पर कांटे की टक्कर जो है मानी जा रही है। ये 2019 की तरह हिमाचल प्रदेश हो सकता है के मंडी में कांटे की टक्कर है। प्रतिभा सिंह जो कि वीरभद्र सिंह की पत्नी है, वो इस सीट से
किस्मत आजमा रही हैं, जबकि ये जयराम ठाकुर जो कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उनका गृह जिला है, उन्होंने पूरी ताकत यहाँ पर लगाई हुई है। सिरसा चलते हैं, हमारे सहयोगी जिनेंद्र कुमार वहाँ पहुँचे हुए हैं। ऐलानाबाद सीट है जहाँ से अभय सिंह चौटाला अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार गोपाल कांडा यहाँ से मैदान में, दो परिवार जो कि बेहद ताकतवर हरियाणा में, उनके बीच ये मुकाबला। जिनेंद्र, बिल्कुल विकास जी, अभय सिंह चौटाला ने किसान कानूनों के खिलाफ और किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके का सरकार का रवैया है उसको लेकर इस्तीफा दिया था। हालांकि दिलचस्प ये है कि एक बार फिर जब उपचुनाव का ऐलान हुआ तो वो उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। उनका मुकाबला है गोविंद कांडा, जो गोपाल कांडा सिरसा से विधायक हैं। हालांकि उनकी अपनी पार्टी है, उनके सगे भाई को बीजेपी ने इस बार उतारा है और बीजेपी के जो पिछली बार उम्मीदवार थे वो इस बार कांग्रेस की टिकट पर हैं। इन तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि कहा यही जा रहा है जानकारों की तरफ से कि मुख्य मुकाबला अभय सिंह चौटाला यानी इनेलो और बीजेपी जेजेपी के कैंडिडेट गोविंद कांडा के बीच है। मतगणना सिरसा के ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू हो चुकी है। पहला रुझान अब से कुछ देर में ही सामने आ जाएगा। लेकिन तकरीबन 1.25 लाख मतदाता है विकास जी यहाँ पर और 80% से ज्यादा मतदान हुआ। समझा जा सकता है कि इस उपचुनाव की अहमियत क्या है। इस उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है या फिर समीकरण में ज्यादा अंतर नहीं आया है। अभय सिंह चौटाला की दावेदारी बेहद मजबूत है, लेकिन दिलचस्पी यही बनी हुई है कि क्या गोविंद कांडा, जो गोपाल कांडा बेहद कद्दावर नेता है सिरसा इलाके के, उनके अपने भाई हैं, क्या वो अभय सिंह चौटाला के रथ को रोक पाते हैं या नहीं। देखना यह भी होगा कि कांग्रेस, जिसने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी, हालांकि मुकाबले में वो अब तक तीसरे स्थान पर ही चल रही है, वो कितने वोट लाती है। तो ऐलनाबाद का नतीजा हरियाणा, पंजाब, इस समय पटना से लालू प्रसाद यादव जीत होगी आप लोग की। लालू जी आज निकले थे लालू प्रसाद यादव और आज बिहार विधानसभा में उपचुनाव हैं। यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच सीधा मुकाबला है और चुनाव के रुझान से पहले लालू प्रसाद यादव ने जीत की उम्मीद जताई है। पहली बार लालू प्रसाद यादव 2016 के बाद चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और आरजेडी की जीत के लिए पूरा जोर लगाया था। आपने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने थे। प्रकाश कुमार हमारे साथ पटना से सीधे जुड़ गए हैं। प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, बहुत ही ज़्यादा कांटे का मुकाबला इन सीटों पर, आरजेडी और जेडीयू दोनों के लिए ये सम्मान की लड़ाई से ज़्यादा अहम की लड़ाई। विकास, अभी हमने आपको दिखाया लालू जी की तस्वीर और उन्होंने जो कहा कि वो दोनों सीट जीत रहे हैं और तबीयत खराब है और उन लोगों ने, लालू यादव ने भेजा है तेजस्वी यादव को दरभंगा और जगदानंद सिंह को मुंगेर भेजा है ताकि वहां पर जो मतगणना हो रहा है सबका ध्यान अभी उसी पर है। और आरजेडी का क्योंकि शुरू से ये आरोप है कि इस बार वो जीत गए थे, तेजस्वी तय थे, मुख्यमंत्री बनना उनका तय था, लेकिन सरकारी गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से उनकी सरकार नहीं बन पाई। तो इन दो उपचुनाव में जिस तरह से ताकत झोंकी गई थी, चाहे वो आरजेडी की तरफ से हो, तेजस्वी यादव अकेले अपनी कमान संभाले हुए थे और पूरे दोनों उपचुनाव पर लगातार कैंप भी कर रहे थे और वहां पर कई रोड शोज भी किए थे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी तरफ से कमान संभाले हुए थे। बीजेपी के कई नेता कैंप कर रहे थे इन दोनों इलाकों में और जाकर के मतदाताओं को रिझा रहे थे, क्योंकि इस बार जो गणित है वो फिल करने की कोशिश की गई थी। जिस तरह से तारापुर में एक वैश्य उम्मीदवार उतारा गया था, जिस वजह से ये कहा जा रहा था कि जो परंपरागत वोट है एनडीए का वो छिटक रहा है। दूसरी तरफ कुशेश्वर स्थान में एक मुसहर जाति के उम्मीदवार बनाए गए थे, तो इस वजह से खलबली मची हुई है कि आखिर इस दोनों सीटों पर क्या होता है। लालू यादव पहली बार 6 साल बाद जो है वो चुनाव प्रचार में उतरे थे, तो उनको देखने के लिए भी भीड़ थी और ये भी देखना होगा कि उनके प्रचार का कितना ज़्यादा लोगों के ऊपर में असर पड़ा, क्या मतदाता उनकी बातों में आए और फिर ये 2 विधानसभा के उपचुनाव जो कुछ ही देर में गिनती शुरू होने वाली है उस पर क्या असर होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि सारी निगाह, सबकी निगाह जो है वो इस 2 उपचुनाव पर, हालांकि 2 जगह पर उपचुनाव से सरकार के गिरने या सरकार के जाने आने का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साख पर सब कुछ है क्योंकि सरकार नीतीश की है और ऐसे में अगर यह 2 सीट उनके हाथ से निकल जाती है तो विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा और दूसरी तरफ अगर ये 2 सीटें सरकार के हाथ में आ जाता है झोली में तो